हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज का टॉपिक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। तो बेसिकली ये आपके अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो डीएलएड थर्ड सेम के लिए फर्स्ट पेपर जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम भी आ रहा है। और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्वेश्चन आता है। तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, इसको हिंदी में निदानात्मक और इंग्लिश में इसको डायग्नोस्टिक कहते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ यहाँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम की लिंक आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हो, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का ही क्या है, एक भाग होता है। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है उसी का एक भाग होता है, जिसकी महत्ता संभवतः सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से कहीं अधिक होती है। और शिक्षा एवं मनोविज्ञान में इस प्रकार के अनेक परीक्षणों का प्रचलन है। और इसके संबंध में यानी निदानात्मक जो है इसके बारे में योकम और सिम्पसन ने कहा है, योकन और सिम्पसन ने कहा है। ये आपका सुपर टेट एग्ज़ाम में स्टेटमेंट आ सकता है कि योकम और सिम्पसन ने क्या कहा है। तो अगर हम बात करें तो निदानात्मक परीक्षण वह उपकरण है जो शिक्षा वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उस कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए रचा गया है। इन्होंने योकम और सिम्पसन ने क्या कहा है कि निदानात्मक परीक्षण क्या है, एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो शिक्षा वैज्ञानिकों द्वारा जो छात्र की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको पता करने के लिए और का जो कारण है उसको ज्ञात करने के लिए क्या ये पूरा प्रोसेस चलता है। यानी ये जो रचा गया क्या एक उपकरण होता है, इन्होंने ऐसा कहा है। तो कहीं भी आपको अगर आपके एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट मिलता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसने कहा है निदानात्मक के बारे में, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। पहले तो आप डायग्नोस्टिक समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, डायग्नोस्टिक यानी निदान करना। जैसे कि बच्चों की कोई प्रॉब्लम है उसका निदान करना, कि बच्चा क्यों पढ़ने में कमज़ोर है उसको पता लगाना, उसके कारणों को पता लगाना आपका निदान होता है, जिसे डायग्नोसिस कहते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसकी तबीयत ख़राब है ज़्यादा, तो पहले डॉक्टर क्या करेगा, उसका टेस्ट करेगा, तो वो डायग्नोसिस करता है। देन आफ्टर डायग्नोसिस वो क्या करता है, रेमेडी देता है, रेमेडियल होता है। तो उसी तरीके से उपचारात्मक शिक्षण जो होता है हमेशा निदानात्मक टेस्ट के बाद आता है, यानी पहले निदान होता है देन उपचार दिया जाता है। तो ये आप कभी कंफ्यूज मत होना कि निदान पहले आता है या तो उपचार आता है। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों बता रही हूँ। फर्स्ट आपका जो आएगा वो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट आएगा, देन आपका रेमेडियल टीचिंग आएगा, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद से ये क्या होता है, वास्तव में ये निदानात्मक परीक्षण वह विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण होता है जो कि बालक में किसी विशिष्ट वस्तु की समुचित ज्ञान प्रतिबिंबित करता है कि उस बच्चे को उसके विषय में कितना ज्ञान है। और ये ऐसा शिक्षा या ऐसी शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई बालक के इकाईगत विशिष्टता एवं कमियों को परिलक्षित होती है। कि ये ऐसी यूनिट है जिससे ये पता चलता है इस टेस्ट से कि बालक कितना समझा है, बालक को जो टीचर ने पढ़ाया है कितना समझ आया है और कितना नहीं आया है। तो इससे ये पता चलता है, उससे की कमियों का पता चलता है कि वो बच्चा बाकी बच्चों के कंपेयर में थोड़ा कम कैच कर रहा है, ठीक है। इसके द्वारा छात्र के निर्देशन तथा प्रभावी उपचारात्मक अध्यापन का विकास किया जा सकता है। उपचारात्मक अध्यापन मतलब टीचिंग से है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको टीचर बहुत ध्यान देगा, उसको बाकी बालकों के बराबर लेके आएगा, ये उपचारात्मक होता है। और एक सफल अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया का ज्ञान रखे। उसको पता होना चाहिए कि बच्चों की कमियों को कैसे पता करें। मतलब एक बच्चा अगर किसी बाकी बच्चे समझ रहे हैं और एक बच्चा नहीं समझ रहा है तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत होगी, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, फैमिली की कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसका पता लगाना ही आपका क्या होता है, निदान करना होता है। तो टीचर को क्या होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से इस बच्चे के बारे में पता करें। इनके ज्ञान के अभाव में अध्यापक सदैव असफल रह गया है।
अगर ये ज्ञान टीचर के पास नहीं रहता, अगर टीचर ये के पास ये स्किल नहीं होता, इसमें निपुण नहीं होता है, तो वो टीचर असफल होता है। बाकी वो पढ़ाता रहेगा, लेकिन जो पिछड़ा बालक है, यानी जो पीछे रह गया है, जो समझ नहीं पा रहा है, उसको आप वो टीचर बराबर नहीं ला पाएगा, तथा वह अपने अमूल्य समय को नष्ट करेगा और चिल्लाने में, बाकी चीज़ें उसको डांटने में वेस्ट करेगा कि तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है। तो बेसिकली टीचर को उसका ज्ञात होना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं समझ रहा है, ज़रूर कोई समस्या होगी। अध्यापक को बच्चों की कमजोरियों का निदान कर उनकी कठिनाई को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी अध्यापक को कि बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसका परेशानी क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसका पता करके निदान करना चाहिए। निदानात्मक परीक्षणों का परिणाम विभिन्न मनोवैज्ञानिक व शिक्षाविदों द्वारा अनुसंधान कार्य एवं शैक्षिक कार्यों के लिए किया है। अलग अलग विषयों में निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। मान कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है और इंग्लिश में कमज़ोर होता है, कोई हिंदी में अच्छा है, इंग्लिश में कमज़ोर होता है, तो अपना अपना क्या होता है, कमियां होती है बच्चों में, मतलब कह सकते हैं। कोई किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो किसी को साइंस में अच्छा समझ आता है। तो हर विषय में अलग अलग निदान होता है हर विषय के लिए, जिन्हें अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्याओं की खोज करने में प्रयुक्त कर सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मतलब हर सब्जेक्ट में अलग अलग निदान टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, और इससे क्या सफलता ही मिली है टीचर्स को। अब आते हैं जो निदानात्मक परीक्षण है या डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसका एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य परीक्षित किए जाने वाले एक या एक से अधिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा कमजोरी की जांच करना होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा है तो फिर साइंस में अच्छा नहीं है, या फिर इंग्लिश में अच्छा नहीं है। इससे शिक्षकों को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उनकी शिक्षण विधि और विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति कहाँ तक सफल या असफल। इससे ये भी पता चलता है कि टीचर का जो टीचिंग मेथड है वो मे भी गलत हो, इसलिए बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो स्कूल विषयों में छात्रों की कठिनाइयों को ढूंढना, जिससे आवश्यक उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सके। तो बेसिकली जो डायग्नोस्टिक होता है वो पता करके समस्या का समाधान करने के लिए रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, जो उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है जैसे तो वैधानिक परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन लाना ही क्या होता है, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या होता है, एम होता है। इस प्रकार निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्यों में ही इसका महत्व और आवश्यकता निहित है। इनके महत्व को देखते हुए आज समस्त शैक्षिक स्तरों पर इनका प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। आजकल टीचर ट्यूटोरियल दे रहे हैं, मतलब आजकल अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या जो निदान करने की जो उपचारात्मक शिक्षण में क्या क्या प्रयोग हो रहे हैं, तो वो आपको मैं बताऊंगी। अब आते हैं उपचारात्मक शिक्षण में से क्या आशय है, यानी जो आपका रेमेडियल टीचिंग है वो क्या होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। छात्र की कमी, दोष, कठिनाई आदि का निवारण करने के लिए सुधार का जो मार्ग, तरीका, उपाय या विधि अपनाई जाती है उसे ही उपचार कहते हैं, ठीक है। और जब अधिगम कठिनाई का सुधार करते हुए शिक्षण किया जाता है तो इसे उस उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जब ये स्कूल लेवल पे लर्निंग में कठिनाई होती है तब ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, ठीक है। और इसके बारे में भी योकम तथा सिम्पसन ने कहा है। हाँ, सिम्पसन ने क्या कहा है ये देख लेते हैं। अभी तक निदानात्मक के बारे में भी कहा था, उपचारात्मक के बारे में भी कहा है, तो ये जरूर नोट कर लीजिए, आपके सुपर टेट एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना ही क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। रेमेडियल टीचिंग हैज़ फॉर इट्स पर्पस द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव टेक्निक्स, द करेक्शन ऑफ एरर इन ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग। क्या बोला इन्होंने कि रेमेडियल टीचिंग हैज़ फॉर इट्स पर्पस द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव टेक्निक्स, द करेक्शन ऑफ एरर इन ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग। ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मीन्स कि जितनी भी लर्निंग में कठिनाइयाँ हो रही हैं उसके समाधान के लिए जो विधियाँ अपनाई जाती है वही क्या है, शिक्षण यानी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। अब आते हैं 2016 में आपके डीएलएड एग्जाम में पूछा गया है कि उपचारात्मक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होती है, यानी हर एक बालक के लिए अलग अलग रेमेडियल टीचिंग हो सकती है, क्योंकि सब में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। आप सब ने पढ़ा होगा, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जिस तरीके से हर बीमारी के लिए एक ही दवा काम नहीं करती है, अलग अलग ट्रीटमेंट होती है,
चाहे वो आपका मलेरिया, डेंगू, अलग अलग सबके लिए ट्रीटमेंट होती है। चाहे आपका कोरोना हो गया, कोविड में अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। इसीलिए क्या होती है, जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि होती हैं अलग अलग होती हैं। और तो प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। कभी कभी पुनर्शिक्षण से ही कठिनाई दूर हो जाती है, कभी कभी रीटीचिंग कर दी जाती है कि वो उस प्रॉब्लम को रिपीट करके, मतलब आप कोई बच्चा अगर नहीं समझ रहा है तो उसको क्या होता है, उसका रिवीजन करा के या फिर रीटीचिंग करके उसको रिपीट करके समझाया जा सकता है। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और अन्य स्थितियों में क्या होता है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट हो सकता है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव ही दिया जाएगा कि बच्चे को क्या करते हैं, मोटिवेट किया जाता है। और भावात्मक कठिनाई तथा सामाजिक कठिनाइयों के लिए अन्य प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए। अधिगम की कठिनाइयों की प्रकृति तथा उसका कारण को ध्यान में रखकर विशिष्ट प्रकार की उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। और उपचारात्मक शिक्षण हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक उपचारात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, या इंडिविजुअल जो रेमेडी दी जाती है, या फिर ग्रुप रेमेडियल टीचिंग होती है। ठीक है, तो उसके कुछ मेथड हैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि उपचारात्मक शिक्षण में क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम बात करें अनुवर्ग शिक्षण यानी ट्यूटोरियल है, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, इट्स ओ, हाँ, ट्यूटोरियल टीचिंग होती है या फिर अनुवर्ग शिक्षण कहते हैं जिसमें। इसमें क्या होता है कि सामान्य कक्षा कक्ष में तथा व्याख्यान शिक्षण विधि में छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को हल करने का अवसर शिक्षक को नहीं मिल पाता है। इसलिए कक्षा को छोटे छोटे वर्ग में बांट दिया जाता है कि मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्या होता है कि जब लेक्चर मेथड होता है, बच्चों को समझाना होता है, तो टीचर सभी बच्चों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाता है। तो इसके लिए क्या होता है, तो जो क्लास में बच्चे होते हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। और एक अनुवर्ग को एक शिक्षण द्वारा सभी अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है। मतलब इस प्रकार के शिक्षण को, सॉरी, अनुवर्ग को एक शिक्षण द्वारा सभी कठिनाइयों के समाधान में सहायता प्राप्त होती है। मतलब एक ट्यूटर है या टीचर जो होता है, एक ग्रुप बना लेता है, तो उसकी सभी समस्याओं को पता करके उसका क्या करता है, निवारण करता है। तो इस प्रकार की जो टीचिंग होती है, शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है, ट्यूटोरियल टीचिंग कहा जाता है, जहाँ पे बच्चों के ग्रुप में एक टीचर क्या करता है, सभी सब प्रॉब्लम को जानता है, फिर उसका रेमेडियल टीचिंग करता है। यानी ट्यूटोरियल कहा जाता है इस टीचिंग को, ट्यूटोरियल टीचिंग, जहाँ पे ग्रुप बना के करता है। इसमें छात्रों को की व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है उसको महत्व दिया जाता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं ग्रुप में उसको महत्व दिया जाता है। और अनुवर्ग शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, छात्र शिक्षक निकट संपर्क, शैक्षिक निर्देशन, इसमें आपका निर्देशन भी दिया जाता है, और व्यक्तिगत कठिनाइयों का समाधान तथा उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था के सिद्धांत निहित होते हैं इस ट्यूटोरियल में। ठीक है, अब आते हैं स्वामित्व अधिगम आबयोग कहते हैं, या मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजीज। तो ये पूछा जा सकता है कि हु वाज द फादर या हु इज़ द फादर ऑफ मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजी। तो कौन है मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजी के फादर? तो इसके जो फादर है बी एस ब्लूम है। तो स्वामित्व अधिगम आबयोग के जो जनक है वो बी एस ब्लूम है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है सुपर टेट एग्जाम के लिए। इससे आपका 3 क्वेश्चन आएगा। पहला तो 2 स्टेटमेंट था, और ये वाला जो फादर ऑफ मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजी। तो इसमें सामान्य कक्षा शिक्षण, पुनर्बलन प्रविधि, सुधारात्मक प्रविधि तथा व्यक्तिगत अधिगम त्रुटियों को सम्मिलित किया जाता है। कमज़ोर छात्रों को अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। इसके जो एलिमेंट्स है या सोपान हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या होता है, मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होती है। तो बात करें, पाठ्य पुस्तक को अधिगम इकाइयों में बांटना, अनुदेशन उद्देश्यों एवं अधिगम उपलब्धियों को लिखना, प्रत्येक इकाई का उद्देश्य के अनुरूप स्वामित्व स्तर का निर्धारण, स्वामित्व स्तर के लिए 80% से 85% प्रश्न प्रत्येक इकाई के लिए सही करना। इसका कुछ निर्धारण है कि कैसे पता चलेगा कि बच्चों में क्या सीखा, कितने लेवल पे हैं, और प्रत्येक इकाई को सामूहिक शिक्षण करना, और जितने भी इकाई हैं बांटे गए हैं जिनके जो बच्चों के,
एक इसमें क्या था, पाठ्यवस्तु को अधिगम इकाइयों में बांटना। जो पाठ्यवस्तु है उसको कि आज ये पढ़ना, इतने में पढ़ेंगे, इतना टॉपिक हम इस इकाई में मतलब एक यूनिट को इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसमें निर्धारित किया जाता है। और प्रत्येक इकाई का समूह शिक्षण करना और निष्पत्ति परीक्षा द्वारा स्वामित्व स्तर को ज्ञात करना तथा पुनर्बलन देना। मतलब कि बच्चे का लेवल कितना है, मास्टरी लर्निंग कितनी है, मतलब उस लेवल तक है कि नहीं, इसको पता करना। मान लीजिए कि स्टैंडर्ड होता है कि अगर हम मास्टरी लर्निंग क्या है कि मतलब अगर बात मान लीजिए कि जो क्लास 3 का बच्चा है तो वो क्लास 3 के लेवल तक का है या नहीं, या अभी वो फर्स्ट लेवल का है। तो इस तरीके से ये पता करना, फिर उसको पुनर्बलन देना, उसका पता करके ज्ञात करना, पुनर्बलन देना, रीइंफोर्समेंट देना, ताकि वो जो मास्टरी लर्निंग है वहाँ तक वो भी पहुँच जाए। स्वामित्व स्तर प्राप्त न करने वाले छात्रों को निदानात्मक परीक्षण देना। अब मान लीजिए कि जो बच्चा थर्ड लेवल क्लास 3 में है और उस लेवल तक का नहीं है, तो पीछे रह गया, यानी बैकवर्ड चिल्ड्रंस हो गए, मतलब पिछड़े हो गए, तो उन बच्चों को क्या देना, रेमेडियल टीचिंग देना। ठीक है, कि मान लीजिए अगर टीचर ने एक यूनिट सेलेक्ट किया, उस यूनिट की व्याख्या की और बाद में उसका टेस्ट ले लिया। अब टेस्ट लेने के बाद क्या होगा, टीचर को पता चलेगा कि सभी बच्चों ने कर लिया, लेकिन वो बच्चा जो मान लीजिए अगर क्लास 1 में है तो बच्चों को वर्णमाला आना चाहिए, क ख ग घ आनी चाहिए, इस तरीके से जो वर्णमाला है ये सब आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट्स आनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड है कि बच्चों को ये पता चलना। जब ये बच्चे को ये नहीं आएगा तब ये टीचर क्या करेंगे, रेमेडियल टीचिंग देंगे। ठीक है, इसे ही निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। और कठिनाइयों के आधार पर सुधारात्मक अनुदेशन और रेमेडियल इंस्ट्रक्शन की व्यवस्था करना तथा अतिरिक्त समय अध्ययन हेतु देना, और ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे को समय देते हैं। नेक्स्ट आते हैं साखी अभिक्रमित अनुदेशन, यानी ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इसका भी क्या करते हैं, इसका भी एज अ रेमेडियल टीचिंग या मेथड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट आते हैं समायोजन प्रविधियाँ, यानी एडजस्टिव डिवाइसेस। साखी अभिक्रमित अनुदेशन की कई सीमाओं के कारण कम बुद्धि के छात्र उसमें कठिनाई अनुभव करते थे। मतलब ब्रांचिंग मतलब क्या, तो एक साथ बहुत सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना होता होगा, लेकिन यहाँ पे समायोजन प्रविधि का मतलब क्या है कि जब ये जो ब्रांचिंग प्रोग्राम था इसमें बहुत सीमाएं थी, लिमिटेशन थी, जिसके कारण जो कम बुद्धि के छात्र थे उनको समझने में क्या होती थी, कठिनाई होती थी। तो कई छात्रों का समायोजन नहीं कर पाते थे, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते थे एक साथ बच्चे। ठीक है, अतः अनुदेशन में समायोजन प्रविधियाँ यानी एडजस्टिव डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रत्येक छात्र अपना समायोजन करके अपने व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार जो होते हैं अध्ययन कर सके। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट करके पढ़ सके। ठीक है, योकम तथा सिम्पसन ने उपचारात्मक शिक्षण की निम्नलिखित 5 विधियाँ बताई हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछ सकते हैं कि योकम तथा सिम्पसन ने उपचारात्मक शिक्षण की कितनी विधियाँ बताई हैं, मतलब आपके सुपर टेट एग्जाम की बात करें तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा, तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 5 विधियाँ बताई थी, 5 मेथड बताया था फॉर रेमेडियल टीचिंग। एंड इसमें क्या है, पहले तो छात्रों की त्रुटियाँ और कमियों को समय समय पर शुद्ध करना। मतलब अगर टीचर को पता है कि अगर इसने एक यूनिट पढ़ाई उसमें बच्चों को समझ नहीं आया तो उसका तुरंत क्या करना, निवारण करना। प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधित दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, मतलब सभी बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप अथवा सामान्य संभावना वक्र के अनुसार समूह बनाकर शिक्षण करना। जैसे कि अभी हमने उपचारात्मक शिक्षण में हमने ग्रुप टीचिंग की बात की, जो ट्यूटोरियल था, ट्यूटोरियल टीचिंग, वो हमने ध्यान दिया था। लघु समूह में विभक्त व उनका आवश्यकता अनुसार शिक्षण करना। बच्चों को क्या करना, लघु समूह में विभक्त कर उनका क्या करना, निवारण करना, समस्याओं का समाधान करना और आवश्यकता अनुसार उनको शिक्षण देना। कक्षा में सभी छात्रों के अधिगम संबंधित त्रुटियों तथा कमजोरियों का निदान कर उन्हें दूर करना ही क्या होता है, ये विधि बताई थी योकम तथा सिम्पसन ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से। अगर आप रेमेडियल टीचिंग दे रहे हो तो आप किस तरीके से कौन कौन से आपके पॉइंट हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है। तो अगर बात करें तो छात्र जहाँ पर है कार्यक्रम का आरंभ वहीं से किया जाए, अर्थात त्रुटियों का पता लगाकर उनके निदान उपचार हेतु कार्यक्रम प्रदान किया जाए। ठीक है, विद्यार्थी को उसके सुधार से संबंधित प्रगति की रिपोर्ट, ग्राफ, रेखाचित्र आदि के द्वारा बताते रहना चाहिए कि उसने कितनी प्रगति कर ली है।
छात्रों को अभ्यास मालाएं प्रदान की जाए ताकि उनमें उनमें अभ्यास करने का विषय के मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। छात्रों को उनकी अच्छी प्रगति, उपलब्धि एवं कार्यों के लिए सराहा जाए, यानी उनको तारीफ की जाए, उनको रीइंफोर्समेंट दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहन किया जाए। छात्रों के अभ्यास कार्यों में भिन्नता हो जिससे कि उनकी मानसिक थकान शीघ्र उत्पन्न हो। ठीक है। उपचारात्मक, इसका मतलब यही है ना कि आप बस एक ही मैथ का अगर कंटिन्यूअसली कराते रहेंगे तो बोर हो जाता है बच्चा। तो उपचारात्मक शिक्षण प्रतिभाशाली छात्रों की अपेक्षा मंद बुद्धि बालकों पर सफल होते हैं, और बुद्धिहीन छात्र जो होते हैं कि त्रुटियों को दूर करने के लिए इन विधियों का प्रयोग सफलता नहीं मिलती है। जो बुद्धिहीन होते हैं, जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बुद्धिमान बालकों की गलत आदतों को छुड़ाने में अध्यापक को धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि उपचारात्मक कार्य में सफलता प्राप्त न हो तो कार्यक्रम का स्वरूप ही बदल देना चाहिए। जो पैटर्न है, जिस तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं, उसको ही बदल देना चाहिए। नेक्स्ट कम टू द वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आपका पूछ सकते हैं कि निदान की परिभाषा लिखिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो निदान के बारे में बोला है इन्होंने रॉस के शब्दों में, बचाव निदान की उच्चतम स्तर है। क्या है बचाव? ये नोट कर लीजिए कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। निदान की प्रक्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं होती है? तो निदान की प्रक्रिया में अधिगम की कठिनाइयों वाले छात्रों को पहचानना होता है, अधिगम कठिनाइयों के स्वरूप तथा प्रकृति को पहचानना होता है, और अधिगम कठिनाई संबंधित कारणों का पता लगाना होता है, और समुचित उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करना होता है। अब हम बात करें निदान प्रक्रिया के सोपान लिखे, एलिमेंट्स क्या होते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन होना चाहिए कि जिस छात्र को समस्या उसी का पता लगाएं। कठिनाई स्थलों की खोज करना, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में उसको प्रॉब्लम्स होती है, क्यों प्रॉब्लम होती है, और कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण करना, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कहीं फैमिली का प्रॉब्लम तो नहीं है तो बच्चा क्लास में अटेंशन नहीं दे रहा है। उपचारात्मक प्रक्रियाएं, त्रुटियों के रोकथाम के उपाय, ये आपके निदान प्रक्रिया के एलिमेंट्स होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा लिखिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि उपचारात्मक क्या है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार के अधिगम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना ही क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है। ऐसा योकम ऑफ शिम्सन ने कहा है। नेक्स्ट आपके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके देखिए यहाँ पे कि निदानात्मक कार्य में किस चर का विश्लेषण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए और डीएलएड के लिए भी। तो निदानात्मक कार्य में किस चर का विश्लेषण किया जाता है? तो अगर हम बात करें कार्य और समस्या का किया जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। आप डायग्नोसिस कर रहे हो ना, समस्या क्या है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है, मूल्यांकन नहीं। युक्तियां बनाई जाती हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं, उपचार दिए जाते हैं। तो फर्स्ट शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का मूल्यांकन वो बनाया जाता है। अब बचाव निदान का उच्चतम स्तर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके आ सकते हो और आया भी है आपका डीएलएड प्रीवियस ईयर में। तो 2016 में आया। तो ऐसा रॉस ने कहा है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। ठीक है। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके सुपर टेट एज वेल एज आपके यूपी टेट के लिए भी और डीएलएड के लिए भी। तो इसको हम देखिए, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण आपका रेमेडियल टीचिंग होती है, यानी उपचारात्मक शिक्षण होता है। और स्वामित्व अधिगम अभियोग के जनक कौन से? जो मास्टरी लर्निंग स्ट्रैटेजी थी वो आपके BS ब्लूम ने किया था। ब ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड थैंक यू।